अध्याय 45 नीलामी अंततः यहाँ है। यहाँ तक कि औसत से कम एस्पेरा प्रतिभा स्तर वाला व्यक्ति भी अंततः प्रतिदिन शारीरिक रूप से प्रशिक्षण ले सकता है और एक शारीरिक ओझा के रूप में अपने रास्ते पर चल सकता है। इस प्रकार की आवश्यकताएं काफी न्यूनतम थीं और ओझाओं की एक बड़ी आबादी शारीरिक ओझा थी। ओलिवर को लगा कि यह उसकी ओर से उचित कार्रवाई थी। नौकरानियां उसके सभी कार्यों की सूचना उच्च अधिकारियों को देती थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके दैनिक कार्यों में ऐसी विसंगति की सूचना तुरंत दी जाती थी। इस तरह एक बार जब वह अपनी ताकत का एक हिस्सा प्रकट कर देगा तो उसे कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वह जानता था कि इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। कबीले के बुजुर्ग और उसकी मां मूर्ख नहीं थे। वे सभी अनुभवी ओझा थे और अगर वह थोड़ा सा भी चूक जाता था तो एक नज़र में उसकी क्षमताओं को पहचान लेते थे। उस समय वह इसके परिणामों को संभालने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उसने फैसला किया कि बेहतर होगा कि उन्हें पहले ही बता दिया जाए कि वह पूरी तरह से बेकार नहीं है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास बमुश्किल कोई एस्पेरा था और नादिया निकट भविष्य में रैंक एक ओझा बनने वाली नहीं थी, संभवतः। इसलिए भले ही उन्होंने उसे पूरी तरह से महसूस किया हो, उन्हें केवल इतना ही पता चला कि उसमें थोड़ी अधिक ताकत थी और इससे अधिक कुछ नहीं था। उसने हथियार से भूरे कपड़े को नए सिरे से खोला और एक चमकदार रैपियर दिखाई दिया। इसमें एक चांदी का शरीर था और इसे पकड़ने के लिए एक नीला हैंडल था। रैपियर को खूबसूरती से डिजाइन किया गया था और कुछ हद तक मजबूत दिख रहा था। उसने रैपियर को चारों ओर घुमाया और महसूस किया कि यह उसके लिए प्रतिदिन स्वतंत्र रूप से अनंत स्वतंत्रता की संप्रभु हड़ताल का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उसने महसूस किया कि रैपियर उसके हाथ का ही एक विस्तार था क्योंकि उसने धीमी गति से हथियार को बहुत सुंदर तरीके से चलाया। नौकरानी ने उसे ध्यान से देखा क्योंकि उसे लगा कि रैपियर बहुत खूबसूरती से चल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशेषज्ञ हथियार नचा रहा हो। जब उसने हरकतें बंद की और उसे नीचे रखा तो वह अपनी उलझन से बाहर आई। तुमने अच्छा किया, अब तुम जा सकते हो, ओलिवर ने हाथ जोड़ते हुए उससे कहा। नौकरानी समझ गई कि वह अकेला रहना चाहता है और जल्दी से उठ गई। समझ गया, अगर युवा मास्टर भविष्य में कुछ और चाहते हैं तो कृपया मुझे बुला लें, उसने पेशेवर लहजे में उससे कहा, ये संकेत देते हुए कि अगर वह दोबारा ऐसा कुछ करता है तो उसे पहले उन्हें सूचित करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से उसे इसकी परवाह नहीं थी कि उसका क्या मतलब है या क्या नहीं। उनका उद्देश्य पूरा हो गया। अब उन्हें यकीन था कि जल्द ही उनकी खबर उन लोगों के कानों तक पहुंच जाएगी जो इसमें रुचि रखते थे। अगर भविष्य में सब कुछ ठीक रहा तो मुझे थोड़ा बेहतर इलाज भी मिल सकता है, ओलिवर ने सोचा। आखिरकार ताकत ही सब कुछ थी। उन्होंने एक छिपे हुए बॉक्स से अपना स्मार्टफोन निकाला और नीलामी के बारे में अपडेट देखने के लिए देखा और निश्चित रूप से तारीख जारी कर दी गई है। यह अब से लगभग एक सप्ताह बाद है। आखिरकार ये यहाँ है। अगले सप्ताह के बाकी दिनों में उसने केवल अपनी विशेष आँखों, मार्शल तकनीकों या अपने जल तत्व को प्रशिक्षित किया। वह स्पिरिट्स के 6 विचारशील चरण तकनीक का उपयोग करने में काफी कुशल हो गए थे। आकार प्रशिक्षण विधि वास्तव में उनके जैसे शुरुआती के लिए बहुत उपयोगी थी। जैसे जैसे उसमें सुधार हुआ, वह धीरे धीरे हर दिन आकृतियों की संख्या बढ़ा रहा था और अब वह बिना कोई पसीना बहाए आसानी से 150 आकृतियों को पार कर सकता था। उसकी गति और ताकत अब काफी अच्छी थी। हालांकि यह इस दुनिया के मानकों में ज्यादा नहीं थी। उसके लिए, जो कभी एक सामान्य दुनिया में एक सामान्य व्यक्ति था, यह अविश्वसनीय था। वह इस पूरे सप्ताह प्रतिदिन अनंत स्वतंत्रता की सॉवरेन स्ट्राइक का अभ्यास भी कर रहा है और उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यद्यपि वह जितना अधिक अभ्यास करता था, उसे परिचित महसूस होता था, तकनीक में महारत हासिल करना काफी कठिन था। ये प्रेस ऑफ लिबर्टी से 10 गुना अधिक कठिन था, इसलिए जबकि इसका प्रभाव 10 गुना अधिक मजबूत था, अन्य सभी आवश्यकताएं भी कठिन थीं। खैर, कम से कम मुझे अभी भी नादिया के प्रशिक्षण का अनुभव है। जहां तक उनके जल तत्व की बात है, प्रगति धीमी थी लेकिन वह वहां थी।
वह जानता था कि जब तक वह एक अच्छी एस्पेरा प्रतिभा नहीं जगाएगा, गति इसी तरह धीमी रहेगी। नीलामी आज थी, और वह उस बाजार का दौरा करने के लिए तैयार हो रहा था जहां नीलामी होने वाली थी। जिपी, मैं बाजार जा रहा हूं, शायद देर हो जाएगी, आपका खाना मेज पर है। ओलिवर पीछे से चिल्लाया। पिछली घटना के बाद से कबीले का संरक्षक विनम्र रहा है, जिससे वह संतुष्ट है। अब तक उसे बिल्ली के साथ रहने की आदत हो गई थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बिल्ली के पास भी बुद्धि थी, उसने उसके साथ एक व्यक्ति की तरह व्यवहार किया और जाने से पहले उसके लिए भोजन तैयार किया। वह अपनी पीठ के पीछे एक बैग ले जा रहा था जिसमें वह रेपियर था जिसे उसने 1 सप्ताह पहले खरीदा था। बेशक नीलामी घर उसे कोई भी हथियार अंदर लाने की अनुमति नहीं देगा, इसलिए उसने इसे बाहर छोड़ने का इरादा किया। वह इसे इसलिए लेकर आया था कि कहीं कोई स्थिति न बन जाए। जिप, उसने अपना बैग खोला और एक काली ग्रीष्मकालीन टोपी और एक सादा सफ़ेद मुखौटा निकाला, जिसे उसने तुरंत पहन लिया। आज विशेष दिन होने के कारण बाजार में काफ़ी शोर था। नीलामी में शामिल होने की उम्मीद में विभिन्न स्थानों से अमीर और प्रभावशाली लोग आज कबीले का दौरा करने आए थे, इसलिए बाजार गतिविधियों से गुलजार था। बेशक ये पूरी तरह से बाजार तक ही सीमित था। जिस स्थान पर नीलामी होने वाली थी वह शांत था, और वर्दी में कई ओझा आसपास के क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। ओलिवर ने फैंसी कोट और गाउन में कई लोगों को असाधारण नीलामी घर में प्रवेश करते हुए देखा। उसकी विशेषताएं छिपी हुई थीं, और जब तक कोई जानबूझकर उसकी टोपी और मुखौटा नहीं हटाता, वे उसे आसानी से पहचान नहीं पाते थे। वह नीलामी के द्वार पर गया जहां उसे प्रवेश द्वार पर गार्डों ने रोका और उसे अजीब नजरों से देखा। आखिरकार एक छोटे से लड़के को काले रेशम से बने किमोनो में एक अजीब पूरे चेहरे वाला सफ़ेद मुखौटा और काली ग्रीष्मकालीन टोपी के साथ आते हुए देखकर किसे अजीब महसूस नहीं होगा। हालांकि वे पेशेवर थे और चूंकि कोई औपचारिक ड्रेस कोड निर्दिष्ट नहीं था, मेहमान अपनी इच्छानुसार कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र थे। साथ ही यहाँ के सभी लोग बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। गार्ड भेष बदलकर किसी शक्तिशाली ओझा को नाराज नहीं करना चाहेंगे। अतिथि, कृपया टिकट दिखाएं और अपनी पहचान सत्यापित करें। कहानी खत्म। अलविदा।